वेलकम करेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद है मार्केट जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर जी, हेड ऑफ रिसर्च प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज। अविनाश जी, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। या गुड इवनिंग नेहा। अविनाश जी, हमारे पास हमारे व्यूअर्स के क्वेरीज और क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। एस डी चक्रवर्ती जी हैं, वो कह रहे हैं कि अविनाश जी प्लीज मुझे बताइए कि बाइंग लेवल अगर इस समय आरईसी में वो इन्वेस्ट करना चाहें तो आरईसी में बाइंग लेवल क्या होना चाहिए उनका। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से मैं एक शॉर्ट टर्म के बारे में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि करंट लेवल जो आरईसी का है, अगर आपका नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स का है, तो शेयर काफी उछाल के बाद थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है। यहाँ पे मुझे लगता है इवन करंट लेवल्स पे अगर आप बाय करें तो स्टैगर्ड वे में करिए। पूरी ओके। क्वांटिटी एक साथ मत खरीदिए, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। अगर मान के चलिए कल करेक्शन मार्केट में और आता है तो हम्म। डेफिनेटली आपको 3-4% का और करेक्शन यहाँ पे देखने को मिले। तो कंपनी अच्छी है, लेकिन खरीदने के लिए आपको अगर पोजिशनल व्यू भी लेना है तो आई थिंक 25% अभी ले लीजिए, और बैलेंस मेरे ख्याल से जैसे जैसे मार्केट में कोई करेक्शन आता है वो खरीद के आप यहाँ पे पोजीशन एक्यूमुलेट करिए। आप कह रहे हैं कि एकदम से सारा इन्वेस्ट ना करें, अभी 25% करें, जैसे जैसे करेक्शन आए उसमें बिल्कुल। और इन्वेस्ट कर सकते हैं आरईसी में। एस डी चक्रवर्ती एक और चीज पूछ रहे हैं, कह रहे हैं बाइंग लेवल एसबीआई के भी बता दीजिए सर प्लीज। नहीं, बैंकिंग में मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करें। जैसे मैंने आपको बोला कि बैंक निफ्टी अगर करेक्ट होता है तो हम्म। बैंकिंग स्टॉक्स में भी बिकवाली आएगी। तो मुझे लगता है कि देखिए, कम से कम ये हफ्ते के लिए तो आपको यहाँ से दूर रहना है। कल तो वैसे भी फ्राइडे है, तो हम्म। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते देखते हैं व्हाट इज द ट्रेंड। बट एटलीस्ट इमीडिएटली एसबीआई या कोई भी प्राइवेट बैंक में अभी इमीडिएटली पैसा मत लगाइए, थोड़ा सा इंतजार करिए। हो सकता है आपको अच्छे लेवल्स अगले हफ्ते मिलेंगे, तभी शायद खरीदने का मौका बनेगा। सर बैंक की बात कर ही रहे हैं तो आज एचडीएफसी को लेकर काफी सारी न्यूज आई थी। जैसे हमने देखा कि उनके सीईओ पे जो आरोप लगे थे उसको वो नकार रहे हैं, और उनके जो भी आरोप लगे हैं लीलावती ट्रस्ट ने जो लगाए हैं उनको बेबुनियाद और गलत बता रहे हैं, और जो केस चल रहा है उसको लेकर भी। तो एचडीएफसी बैंक को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है अगर हम आने वाले हफ्तों की बात करें तो। ये देखिए, मेरे ख्याल से जो मेन ट्रिगर था वो तो आरबीआई पॉलिसी के साथ हो गया। अभी हाँ। ये जो एलिगेशन हुआ है, देखिए उनके मैनेजमेंट ने, बैंक एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि ये सारे जो एलिगेशन है वो कम्प्लीटली झूठे हैं। हाँ। और ये मुझे लगता है, देखिए मार्केट भी जानती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में लोगों की हिचकिचाहट और लोगों का कॉशियसनेस रहेगा। क्योंकि अभी तक कोई ऐसा नेगेटिव सरप्राइज तो नंबर्स में आया नहीं है, कोई पॉइंट उन्होंने क्लियरली प्रूव करके दिखाया नहीं है। तो हो सकता है कि 1-2 हफ्ते स्टॉक थोड़ा सा एक छोटे रेंज में चले। लेकिन अगर आपका नजरिया अप्रैल टू जून क्वार्टर को लेके है तो मुझे लगता है कि देखिए जुलाई में जब नंबर्स आएंगे तभी आपको डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, एचडीएफसी बैंक में हम यही कहेंगे कि ये तो लार्ज कैप वेल आइडेंटिफाइड बैंक है, हाँ। कंपाउंडर वाला स्टॉक है। तो करंट लेवल पे अगर कोई कमजोरी मिलती है तो थोड़ी सी क्वांटिटी जरूर एक्यूमुलेट करें, क्योंकि जैसे ही नंबर आएंगे मेरे ख्याल से मार्केट पुरानी चीजों को भूलेगा और आगे अर्निंग्स के ऊपर ही फोकस करेगा। ओके। अविनाश जी, किरण जी हैं, कह रही एनएचपीसी के इनके पास 730 शेयर है 92 के रेट पर, तो कह रही क्या करना चाहिए। देखिए, पहले तो मुझे इनका नजरिया पता नहीं है, लेकिन एनएचपीसी एक ऐसा शेयर है जो बहुत ही धीरे तरीके से चलता है। ये हाइड्रो पावर सेक्टर में काम करता है और वो बहुत ही। सर मैं बस आपको ये बताना चाहूंगी, वो कह रही हैं कि क्या मैं इससे शिफ्ट कर सकती हूँ आईआरबी इंफ्रा या फिर इक्विटी स्मॉल फाइनेंस में शिफ्ट कर सकते हैं क्या। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अगर इनको खरीदना ही है तो मुझे लगता है कि आईआरबी इंफ्रा विल बी बेटर चॉइस, क्योंकि ओके। जिस प्रकार का अभी इनका रोड नेटवर्क का कारोबार बढ़ रहा है, ये मेरे ख्याल से एक अच्छा विकल्प होगा। बैंक के शेयर्स में मुझे अभी भी लग रहा है, वेदर इट इज पब्लिक सेक्टर बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन कॉशियस रखिए। तो अगर इनका नजरिया है कम से कम 6 to 12 मंथ्स, तो डेफिनेटली इसमें ये शिफ्ट कर सकते हैं। आईआरबी इंफ्रा में मुझे लगता है कि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। राइट अविनाशी। निशांत पांडे हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर एंड मैम, मेरे पास अतुल शेयर है और इनके पास बाइंग रेट है 7120 का। अतुल शेयर, इन्होंने अपना व्यू नहीं बताया शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, इनके पास 30 शेयर्स हैं और उस पर आपकी एडवाइस मांग रहे हैं। देखिए, अतुल एक स्पेशलिटी कंपनी है जो अहमदाबाद बेस्ड है, और बेसिकली बहुत ही पुरानी और बढ़िया कंपनी है। मुझे लगता है कि देखिए, इस कंपनी में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये इंटीग्रेटेड स्पेशलिटी प्लेयर है, और बहुत समय के बाद स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस अभी वापस सुधरने लगा है। चाइना का वन फैक्टर देखिए, या जो इंटरनेशनल कस्टमर्स देखिए, वो ज्यादातर अभी इंडिया को फेवर कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि इनका अगर बाइंग प्राइस करीबन 7,000 के ऊपर है और इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है, तो ही इसको इस शेयर में अच्छा पैसा बनेगा। क्योंकि ऐसे शेयर में लिक्विडिटी कम होती है, ऑलरेडी वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है, तो कम से कम 12-15 महीने का व्यू यहाँ पे रख के पोजीशन होल्ड करे। लग तो रहा है कि 26 विल बी बेटर देन 25। राइट। सो नजरिया आपने बताया कि बैंकिंग सेक्टर से भी थोड़ा सा संभल के रहें। शशिधर जी हैं, कह रहे हैं इनके पास शक्ति पंप्स है, इनका बाइंग प्राइस है 1000। कह रहे हैं सर प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए स्टॉप लॉस और टारगेट, और इनका 3 मंथ्स का व्यू है। देखिए, मुझे लगता है कि शक्ति पंप्स कंट्री का सबसे बड़ा सोलर पंप मैन्युफैक्चरर है, नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं और गवर्नमेंट भी सोलर के सेक्टर को बहुत फोकस कर रही है। ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका है, लेकिन अगर फिर भी ये चाहते हैं कि 3 या 4 महीने का व्यू लेके काम करना है, होपफुली अप्रैल टू जून क्वार्टर अगर उनको प्ले करना है, तो मुझे लगता है कि एक 950 का स्टॉक और ऊपर में मेरे ख्याल से 1100-1120 ये लेवल्स पे फोकस करिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखिए स्टॉक चलेगा ओनली अगर अप्रैल के जून के क्वार्टर बहुत ही दमदार आते हैं। ऑलरेडी स्टॉक निचले लेवल से काफी चला है, तो इनके लिए ये रेंज ठीक रहेगी और अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए। ऑलराइट, तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए। अभिजीत हजारिका हैं, कह रहे हैं पीएसयू बैंक में क्या करना चाहिए अभी, हुडको और एनएमडीसी दोनों का पूछा है। वैसे आप बता चुके हैं बैंक के ऊपर, पर स्पेसिफिकली इनको भी बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने जो शेयर चुना है हुडको, लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली अगर करेक्शन आता है तो आप इसमें निवेशित रह सकते हो। लेकिन अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो मुझे लगता है कि आपको इसमें पोजीशन लेनी नहीं चाहिए। अगर है तो कोई भी बाउंस पे इससे निकल जाना चाहिए। और एनएमडीसी की बात करें तो देखिए मेटल सेक्टर में हमको काफी पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि अभी इंडो यूएस ट्रेड डील जो हो की है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल मेटल्स पे आएगा। ऑलरेडी हमने देखा कि एल्यूमिनियम की प्राइसेस अच्छी तरह से बढ़े हैं। तो एनएमडीसी में पोजीशन होल्ड करें, अगर नहीं लिया है तो थोड़ी पोजीशन आप यहाँ पे बना सकते हो। क्योंकि ओके। मुझे लगता है कि जैसे ये टैरिफ का मसला थोड़ा यूएस और चाइना का सॉल्व होता है, तो मेटल्स डेफिनेटली एक ऐसा एरिया है जो अच्छी तरह से वापस बाउंस बैक होंगे। तो एनएमडीसी में थोड़ा निवेश का एक पोजीशन आप ले सकते ऑलराइट, सो एनएमडीसी में पोजीशन कर सकते हैं सर। बात मेटल्स की हो रही, तो मेटल सेक्टर को लेकर आपका व्यू पॉइंट क्या है नियर फ्यूचर में। हो। देखिए, मुझे लगता है कि जो कंपनियां एल्यूमिनियम में है, जिंक में है, सिल्वर में है, वहां पे फोकस करिए। हमने हमारे क्लाइंटों को हिंदुस्तान जिंक बोला है खरीदने के लिए, क्योंकि देखिए चांदी के भाव रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि चांदी के भाव अगर बढ़ते हैं तो चांदी का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। प्लस इन्होंने अभी रिसेंटली मैनेजमेंट ने कहा है कि रेयर अर्थ जो अभी चाइना से आता है, वो भी वो इंडिया में बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। और कंपनी ने अभी 10 रुपए का यानी 500% का इंटरिम डिविडेंड भी दिया है। तो ये अभी भी कम डिविडेंड चल रहा है, तो वो भी बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलता है। और प्लस मुझे लगता है कि अगले साल करीबन 12,000 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। पिछले हजार 10,000 करोड़ की प्रॉफिट थी। और कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, मोनोपोली बिजनेस चलाती है। तो यहाँ पे कम से कम 600 सवा 600 का आपको प्राइस टारगेट अगले 8 से 12 महीने में पॉसिबली लग सकता है। ऑलराइट, और सर हिंदुस्तान हिंद कॉपर के बारे में। देखिए, कॉपर में भी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा चल चुका है। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपको लेना है तो 25% अभी ले लीजिए। थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आता है, थोड़ा सा भाव नीचे आता है, तो वापस पोजीशन ऐड करिए। कॉपर में भी हम काफी पॉजिटिव है। ओके। बॉबी उपल जी हैं, कह रहे हैं सर गुड इवनिंग, मेरे पास सीडीएसएल और नाल्को है अभी, मैं लॉस में हूँ, क्या करूं, होल्ड करूं या नहीं। देखिए, आपका नजरिया थोड़ा सा अगर 3 to 6 मंथ है, तो मुझे लगता है कि सीडीएसएल तो आपको होल्ड करने चाहिए, क्योंकि अगले साल होपफुली ऐसा माना जा रहा है, या मान के चलिए दिसंबर तक एनएससी का आईपीओ आएगा। अगर एनएससी का आईपीओ आता है तो डेफिनेटली एक बेनिफिशियरी सीडीएसएल होगा, क्योंकि सीडीएसएल आपके हर ट्रांजैक्शन पे पैसा बनाते हैं। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और नाल्को में तो देखिए नंबर्स बहुत दमदार थे। एल्यूमिनियम और एल्यूमिना बनाती है कंपनी, जैसे मैंने कहा एल्यूमिनियम में और एल्यूमिनियम में मार्केट अच्छा तरह से बढ़ा है। इन्होंने शायद थोड़ा ऊपरी लेवल पे खरीदा है, लेकिन अगर नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। मुझे लगता है कि नाल्को कैन डेफिनेटली आउट परफॉर्म, बट थोड़ा टाइम यहाँ पे आपको स्पेंड करना पड़ेगा। ऑलराइट, थोड़ा सा अगर वेट करेंगे तो शायद आपको प्रॉफिट सही हो, ऐसा सजेशन है अविनाश जी का। सर ग्रीष्मा पालीवाल जी हैं, कह रही हैं मैम प्लीज सर से पूछिए कि श्री दिग्विजय सीमेंट में इस समय में क्या करना चाहिए। मेरा जो एवरेज प्राइस है उसका वो है 105। शुड आई एग्जिट और शुड आई स्टे फॉर लॉन्ग टर्म।
तो आई थिंक देखिए सीमेंट सेक्टर में हमको लगता है कि आपको निवेशित रहना चाहिए। हालांकि देखिए ये मानसून का अभी सेशन है, तो मानसून के सीजन में नॉर्मली सीमेंट के सेल्स कम होते हैं। बट सितंबर के बाद हमको लगता है कि देखिए जिस प्रकार का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अभी आने वाला है जून क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में, क्योंकि पिछले जून और सितंबर में तो इलेक्शंस थे। दूसरी बात नेहा जी, जो कल मैं पढ़ रहा था कि प्राइवेट सेक्टर का जो कैपेक्स है वो गवर्नमेंट कैपेक्स से एक्ससीड हो चुका है। तो जब भी ऐसा होता है तभी पहली चीज आपको सीमेंट लगती है, स्टील लगती है, नई फैक्ट्री, नई एक्सपेंशन के लिए। तो कहीं ना कहीं 105 में डाउनसाइड रिस्क देख लीजिए सीमेंट का बहुत कम है। तो अगर ये 6-8 महीने इन्वेस्टेड रह सकती है तो डेफिनेटली इनको अच्छा पैसा बनेगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करने की राय रहेगी। ऑलराइट रेशमा जी, सर सजेस्ट करें कि आप होल्ड कर सकते हैं। संजना जी हैं पूछ रही एनबीसीसी कब लेना चाहिए सर, मुझे प्लीज एडवाइस कीजिए। देखिए एनबीसीसी भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी करती है और सरकारी कंपनी है। बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि अगर आपको खरीदना है तो देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स आर इन द प्राइस। बट अगर हाँ आपका नजरिया 6 to 8 मंथ्स है तो थोड़ा थोड़ा करके एवरेज कर लीजिए, आई मीन एसआईपी मोड में कर लीजिए। पूरा अभी इस मार्केट में मैं पूरी क्वांटिटी एक साथ खरीदने की राय नहीं दूंगा। बट डेफिनेटली आपको अच्छा अपसाइड मिलेगा, क्योंकि इस साल होपफुली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करेगी, नए इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रा में डालेगी। और एनबीएफसी तो इनका गवर्नमेंट का ही एक बड़ा वेंडर है। तो डेफिनेटली इसमें 25% अभी खरीद लीजिए, और बैलेंस क्वांटिटी थोड़ा सा अगर शेयर फिसलता है तो वहां पे खरीदने के मौके होंगे। तो थोड़ा सा पोजीशन आप इस प्राइस पे कर सकते ऑलराइट, 25% अभी ले सकते हैं और बाकी जैसे जैसे करेक्शन आए तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। शशि बंसल जी हैं जेपी पावर के बारे में पूछ रहे हैं सर, 17.27 का इनका परचेज प्राइस है और इनके पास 500 शेयर्स हैं। ये आपसे सजेशन हैं। मांग रहे हैं कि सेल करें या होल्ड करें। देखिए मुझे लगता है कि जेपी पावर में तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है बहुत समय के बाद। ये टर्न अराउंड वाला कंपनी है, पावर में तो बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा जो मसला होता है छह ऐसी छोटी कंपनीज में कि मैनेजमेंट का क्या क्रेडिबिलिटी है, कितना ऑनेस्ट प्रमोटर है। क्योंकि देखिए जेपी ग्रुप जो है वो मेरे ख्याल से बहुत ही खराब सिचुएशन से आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए अगर इनका नजरिया ट्रेडिंग व्यू है तो थोड़ा सा माल हल्का कर दीजिए। और अगर इनकी कैपेसिटी है 1 साल 1.5 साल पकड़ने की तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि अभी भी कंपनी पूरी तरह से रिकवरी के पाथ पे आई नहीं है, काफी दूसरी उलझने भी है। तो मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म व्यू है तो थोड़ा रिस्क लेके थोड़ी पोजीशन होल्ड करें, लेकिन जो पैसा अगर बना है इनका थोड़ा सा मुनाफा वसूल करें। और थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है 1 से 1.5 साल का तो ही होल्ड करें। रजनी बालाजी हैं एसजेवीएन के बारे में आपसे गाइडेंस मांग रही हैं, कह रही हैं एसजेवीएन की इनकी बाइंग है 101 की, तो प्लीज सजेस्ट सर क्या करना चाहिए। देखिए एसजेवीएन भी लंबी अवधि के लिए ही एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि देखिए क्वार्टरली नंबर जो आए हैं चौथे क्वार्टर के वो कोई इतने खास नहीं थे। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो ये भी पावर सेक्टर में काम करते हैं, हाइड्रो पावर में, और बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक है। और मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 साल का नजरिया है तो ही निवेशित रहिए, क्योंकि देखिए ये बहुत ही धीमे चलने वाला स्टॉक है। मुझे याद है जब इनिशियली ये लिस्ट हुआ था तभी 18-20 रुपए का हुआ करता था। इसके बाद सरकार ने अपना स्टेक और बेचा, उसमें क्यूआईपी इन्वेस्टमेंट भी लाया। बट उसके बाद अभी स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में। और जब तक कोई बड़ा ट्रिगर आता नहीं, कोई बड़ी अपसाइड आपको शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगी, तो नजरिया मीडियम टर्म रखिए तो ही आपको पैसा इधर बनेगा। ऑलराइट, नजरिया मीडियम टर्म रखें तो ही पैसा बनेगा। आचार्य जी हैं कह रहे हैं हेलो सर, मेरे पास इरेडा के शेयर्स हैं, बाइंग प्राइस है मेरा 192 का, और JWL के भी शेयर्स हैं और मेरा बाइंग प्राइस है 456 का। बताइए सर क्या करा जाए। मैं आई थिंक दोनों शेयर्स में पोजीशंस होल्ड करिए। देखिए दोनों कंपनी जो इन्होंने चुनी है बहुत अच्छी है। हम्म। JWL तो बेसिकली वैगन बनाते हैं, अभी ये बेसिकली कमर्शियल व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने वाले हैं। इनकी ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है, कम से कम 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक है। तो देखिए ऐसे स्टॉक्स में आपको एक मीडियम टर्म व्यू लेके ही काम करना है। ये शॉर्ट टर्म में तो शायद इतने नहीं चलेंगे, लेकिन रेलवे सेक्टर में डेफिनेटली काफी एक्साइटमेंट है। डिफेंस के बाद रेलवे गवर्नमेंट ने बहुत नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, तो इसका भी असर पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। तो आई थिंक कंटिन्यू टू होल्ड। जरूर पैसा बनेगा लेकिन नॉट इन द शॉर्ट टर्म, लॉन्गर टर्म में ही बनेगा। सर शादाब जी हैं कह रहे हैं सर प्लीज मुझे बताइए JRSE में एंट्री लेवल क्या होना चाहिए। देखिए मुझे लगता है एंट्री लेवल तो थोड़ा सा निचले लेवल पे ही होना चाहिए, क्योंकि जो भी डिफेंस का स्टॉक है, स्पेसिफिकली गार्डन रीच की बात करें
तो बहुत ही तेजी से ये स्टॉक भागा है। और हाँ। इस लेवल पे अगर आप खरीदते हो तो वैल्यूएशन डेफिनेटली कंफर्टेबल नहीं है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि खरीदा नहीं है तो थोड़ा इंतजार करिए। देखिए हाँ। जो भी शेयर जल्दी ऊपर जाता है वो गिरता भी है, और आपको निचले लेवल पे मौका मिलेगा। तो इस लेवल पे तो डेफिनेटली खरीदने लायक नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी अगर 10-12% नीचे मिलता है तो ही खरीदने का मौका बनेगा। ऑल राइट। सर, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे शो में आए, हमारे व्यूअर्स के इतने सारे सवालों के आपने जवाब दिए। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का बहुत सा कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। बहुत सारी चीजों को लेकर जो उनके मन में आशंकाएं थी वो भी थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। और आपने जो गाइड किया कि अभी मार्केट को लेकर कैसे संभल कर चलना है आने वाले वक्त में, बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल है, वो भी आई थिंक काफी बेनिफिशियल इनपुट्स थे आपकी तरफ से। तो सर, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। और या सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? नहीं, हमने जो भी कंपनीज और स्टॉक्स के बारे में बोला नहीं है, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को हमने रेकमेंड किए हैं। मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। Thank you, sir, for being part of DRS Insights program today. Thank you. Thank you to all my viewers also.